कुछ गूगल पे सर्च करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। तो वो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप खुद ही पढ़ रहे हैं तो। और अभी तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी एक्स्ट्रा मेहनत मत करिए। जितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व करिए, और जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए मुझे या मैंने कहीं गलती कर दिया है तो उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ठीक है ना। और सर पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी रखें हैं सर अभी? पेपर टू का स्ट्रैटेजी यही है कि हमारे पास अभी 8 दिन है। तो जो भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू या कुछ भी, ठीक है, उनमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और जो थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही है, चैप्टर या कोई यूनिट, वो ग्रुप में डालते जाइए। ओके, बाकी मेरा काम है कि मैं आपको कंपाइल करके डेली में उसको डिस्कस करूंगा। कुछ नया मत पढ़िए। जो आप सॉल्व जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, तो उसमें 3 4 यस क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आपको लग रहा है कि इसको हमको रटना पड़ा है बार बार, समझ में नहीं आ रहा, आप उसको ग्रुप में डाल दीजिए। कोई ग्रुप में कोई डाल ही नहीं रहा है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। एग्जाम आप लोगों को देना सर। है। सर स्पेशली सर किसमें दिक्कत आ गई जो मैं अभी तक जहाँ पे मैं अटक हम्म, रहा हूँ। ये हम्म, जो सर हमारा ये यूनिट 2 है सर, और जो यूनिट 1 है सर, इसमें सर इतनी सारी जो थ्योरीज हैं हम्म। सर, ये मेरा मतलब एक अपना मेरा ये था, रिक्वेस्ट था कि अगर ऐसा कुछ हो कि सर इसका एक कंपाइल रिकॉर्डिंग हम लोगों को मिल जाए जो तो कि हम ये सुन लें। थ्योरी का कंपाइलेशन तो आई थिंक होगा ना, ये पेपर टू में, सॉरी यूनिट सेकंड में वीडियो में। हाँ सर, सर वो अलग अलग है सर, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है सर, मतलब हाँ वो तो है ज़्यादा टाइम घंटे। कंज्यूमिंग, क्योंकि वो फाउंडेशन कोर्स का है तो सब कुछ रहेगा। और मैंने हाँ ये इसका तो सर कंपाइलेशन वो। उसमें भी डाला हुआ है, जो रिवीजन नोट्स हैं, कुछ मतलब कुछ हाँ सर। इम्पोर्टेंट थ्योरी है। हाँ सर कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर वो अच्छा, बहुत ज़्यादा एक टाइम काम कर सकते हैं, अगर ये सर काम कुछ। मैं एक काम मैं कर सकता हूँ कि यूनिट सेकंड में जितनी थ्योरी है उनका मैं एक क्लास में ही पूरा मतलब थोड़ा थोड़ा करके एक बार में समझा दूंगा। 2 2 लाइन, 3 3 लाइन। हाँ सर ऑब्वियसली वो पढ़ा हुआ है और सब समझा हुआ भी है, तो वो रिकॉल रिकॉल होता जाएगा, दो तो तीन दफा रिवीजन के लिए रिकॉल हो मैं एक जाएगा काम तो। कर सकता हूँ कि 2 2 लाइन, 3 3 लाइन करके सभी हर एक थ्योरी और थिंकर का नाम से साथ मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा इजी रहेगा। हाँ और सर थोड़ा एग्जाम्पल हो तो हाँ वो सर, भी ये बढ़िया। सही रहेगा, इससे हाँ थोड़ा एग्जाम रिवाज अप हो जाएगा। हाँ एग्जाम्पल तो होगा ही। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो सर थ्योरी यही का, बेस्ट आइडिया रहेगा, बेस्ट आइडिया ही रहेगा। ठीक है, थ्योरी का मैं कल या परसों उसका क्लास ले लेते हैं, मतलब रिवीजन के लिए वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे सब। बाइजू फ्री कंटेंट है, ओके। बाइजू बाइजू से आप लोग कुछ डाउनलोड कर लीजिए, आप वेबसाइट से कुछ मिलता होगा शायद। ज्योति गुप्ता बता रही हैं। हाँ सर वो पेपर 1 के लिए ठीक ठाक कंटेंट वहाँ पे मिल जाता है, और एक तलवीर सर है उनका भी ठीक ठाक रहता है, तो जैसे कुछ चीज़ों के लिए अब जो मेरा अपना रहा एक्सपीरियंस, तो हमने पेपर 1 के जैसे जो एलआर है, मैथ्स है, तो इसके हम्म, लिए मैंने इसको प्रिफर कर रखा है बाईजूस को। डीआई के लिए तलवीर सर का बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, वो काफ़ी स्मूथ रहता है उनका। और बाकी हम्म। सब पीटी सर वगैरह के इवन लिए ठीक है। सर इवन तलवीर सर की मैराथन क्लास आती है एंड टाइम पे, जो अभी आ रखी है। वो ओके। 11 घंटे की, 5 घंटे की होती है, तो उसमें काफी क्वेश्चंस वो कराते हैं, और वो क्वेश्चंस में से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में फंसते हैं। तो वो हाँ तो काफी अच्छी है, वो अगर एक लोग काम एक चाहे काम तो। करिए करिए आप लोग, जैसे आपको लगता है कि कुछ कोई टॉपिक कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है तो उसको ग्रुप में भेज दीजिए करिए। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पेपर 1 का कंटेंट मतलब भेज सकते हैं, वीडियो लिंक वगैरह, ताकि सबको एक दूसरे को हेल्प हो जाएगी। है ना। तो जैसे मान लो आपको लग रहा है कोई मैराथन कोई अच्छे मतलब कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग देख पाए, या आपको लग रहा है अच्छा। कि हेल्प होना चाहिए तो। हाँ बोलिए। हाँ अंकिता, ये आपने अभी बताया ये तलवीर सर का कोई 11 घंटे का मैराथन था, तो प्लीज उसका लिंक आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, तो हम सभी के एक्चुअली लिए वो सर सब। उसका 11 घंटे का सिर्फ एक मैराथन नहीं है, उनका 2 मैराथन है, इस बार का भी है और लास्ट टाइम का भी है, लास्ट ईयर का भी। नहीं नहीं, तो ये प्रेजेंट लास्ट ईयर वाला बार दे देते। बार। आप लोग अभी का देखिए, लास्ट क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है तो पहले यही वाला देख लीजिए, अभी वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ नया होगा, अपडेटेड होगा तो, है ना। तो ये वाला देख लेना। टाइम ज़्यादा रहता है तो 2 बार 2 देख लो वीडियो, 3 देख लो चलेगा, 11 घंटा बहुत होता है, तो एटलीस्ट डेली डेली देखेंगे आप 2 2 3 3 घंटे तो एग्जाम आ जाएगा। है ना। और की मैंने भी कुछ। 5 घंटे देखे थे, पर वो 5 घंटे वर्थ लगे, क्योंकि हाँ। 5 घंटे में काफी उन्होंने टॉपिक कवर कर दिया, मतलब 10 यूनिट का काफी कुछ उन्होंने कवर कर दिया 5 घंटे में। हम्म। अच्छा इसीलिए है मैं वो। भेज दूंगी। हाँ तो आप लोग भी एक बार देख लेना, उसको सर्च करेंगे गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे, तो आ जाएगा उसमें। तलवीर सिंह यस किस सर। किस में पढ़ाते हैं ना, ये अन अकेडमी पे। तो यूट्यूब पे यस है सर। उनका, अनअकैडमी अच्छा। में तो फीस लगती है, तो यूट्यूब पे है उनका। ओके ओके। और सर मेरे पास लास्ट ईयर के 2022 के इवनिंग के और मॉर्निंग के क्वेश्चन भी हैं, जो तलवीर सर ने अभी उसको कंपाइल करके भेजा है। सर मैं ओके। वो भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी।
हाँ ग्रुप में आप लोग शेयर करिए, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए, बताइए। ओके, तो तभी बेनिफिट होगा। इसी वजह से मैंने उसमें ऑप्शन कर रखा है, आप लोग टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज क्या बेनिफिट अगर आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे ग्रुप में, है ना। एक दूसरे की हेल्प करिए, मदद करिए एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सर एक क्वेश्चन में डाउट है कि आफ्टर डेटा कलेक्शन कौन से स्टेप्स पहले आएंगे। रिपोर्ट, देखो रिपोर्टिंग बाद में आएगा। अब जैसे डेटा कलेक्ट करेंगे तो डेटा को आप पहले एडिटिंग करेंगे, ठीक है। एडिट करने के बाद उसका कोडिंग करेंगे, टेबुलेशन करेंगे। उसके बाद करने के बाद रिपोर्टिंग राइटिंग होगा। ये सिंपल है। डेटा कलेक्ट करने के बाद पहले उसकी एडिटिंग होती है। आपके पास रॉ डेटा होता है ना, तो रॉ डेटा को एडिटिंग करते हैं, फिर उसकी कोडिंग करेंगे, टेबुलेशन, उसके बाद फिर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है? पेपर मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं ना वो, उसमें हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जो आपने स्टेप्स बताए ना उसके हाँ अकॉर्डिंग मैं चूज कर रही थी ऑप्शन, बट आपके जो कंटेंट हैं 2019 के दिसंबर वाले हाँ। पीवाईक्यू, उसमें सिर्फ ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक नहीं, ऑप्शन है जिसमें टेबुलेशन के बाद है रिपोर्ट राइटिंग। देखो इसमें मैं बता देता हूँ। देखो जो मैंने बताया इसमें और भी स्टेप आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या स्टेप दिए हैं वो देखना होता है। कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में 4 ही स्टेप है, लेकिन रिसर्च राइटिंग में तो 4 स्टेप नहीं होते, उसमें 8 9 स्टेप होते हैं। तो वो 4 स्टेप में आगे पीछे कौन आएगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से आपको देखना होगा। जैसे मान लीजिए अब 8 ऑप्शन तो एक ऑप्शन में नहीं देंगे वो लोग, 4 स्टेप, तो 4 स्टेप या 5 स्टेप दे देते हैं। तो आपको उनमें से देखना है कि कौन आगे कौन पीछे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हो हाँ सकता सर, है। स्टेप के सब स्टेप्स भी हैं उसमें कई सारे। क्योंकि टेबुलेशन हाँ वो बताइए के बताइए। बाद रिपोर्ट राइटिंग आएगा। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं? टेबुलेशन के बाद रिपोर्ट राइटिंग आएगा। यस, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने जो सब कुछ कर लिया तभी तो रिपोर्ट वो राइटिंग करेंगे। टेबुलेशन के बाद ही रिपोर्ट राइटिंग करना है। हाँ हाँ, हाँ टेबलेशन हाँ के हाँ बाद ही हाँ। आएगा। रिपोर्ट राइटिंग लास्ट में होता है, सब कुछ करने के बाद ओके रिपोर्ट आप ओके। लिखते हैं ना सर। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, ये जो मॉक टेस्ट है ना सर, हाँ हाँ उसमें आपने एक एक क्वेश्चन मैंने एक दो मॉक टेस्ट दिए, उसमें एक दो जगह मुझे एक क्वेश्चन मिला कि किसने जो वेलफेयर सर्विस इन एंशिएंट इंडिया में स्टार्ट की। तो हम्म, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, अशोका और समंदर गुप्ता, और कौटिल्य भी होते हैं। और हाँ। दो दो तीन जगह पर आंसर में आया डिफरेंट। असल में कौन है, अशोका या बाकी? क्या क्वेश्चन क्या है? वेलफेयर। वेलफेयर पॉलिसीज इन एंशिएंट इंडिया। आई थिंक अशोक का करेक्ट होगा। क्या क्या आंसर ऑप्शन आ रहे हैं? एक आई आई एक मुख में आई अशोका, दूसरे में आया आया ये कौटिल्य। सर अशोका राइट ऑप्शन है, क्योंकि सर अशोका जो है वो खुद भी उनका धर्मांतर भी हुआ था और बहुत सारी चीजें। और कौटिल्य बेसिकली चाणक्य हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है एंशिएंट इंडिया में। नहीं हाँ वो तो ठीक है, उनके द्वारा और भी बुक लिखी गई, अशोक का ही होगा क्योंकि वो मैंने एक दो बार पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसमें थैंक इसमें यू सर। अरिहंत में आई थिंक लिखा हुआ है ये ना। अ, ये क्वेश्चन है अरिहंत में ये वाला। ठीक है, थैंक अशोक यू का सर। ही होगा। ठीक है। हाँ सर, इन्होंने ना अशोका ने 300 बीसी के आसपास मतलब कुछ प्रोग्राम्स चलाए थे वेलफेयर से रिलेटेड। यस सर। कोई पेपर वन का बोल रहे हैं 2022 पेपर, पेपर वन का पेपर। पेपर वन के लिए आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं ना, वो क्या आपको क्या लेना है आपस में, आप दूसरों से हेल्प कर दीजिए, बता दीजिए। जो लोग क्लास नहीं दे रहे हैं कहीं से, उनके उनकी थोड़ा आप लोग हेल्प करिए आपस में। लिंक भेज दीजिए वो वाली। एसएच राजा। ठीक है, लिंक आप लोग आपको मिल जाएगी। अर्थ एजुकेशन की प्रैक्टिस होने से पढ़ते हो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर ये कह रहे हैं जो वो टेलर हेलिस लैंड रिपोर्ट और वोल्यूशन रिपोर्ट कब पढ़ाएंगे सर? अभी आज ही पढ़ाएंगे, अभी डिस्कस करेंगे ना। अभी अभी डिस्कशन के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। सर अभी एक डिस्कस। क्वेश्चन और था। हाँ
ओके सर। सर अभी आपने आज पैसेज भेजे थे 2 ग्रुप में, हाँ हाँ। उसमें पैसेज 1 में जो लास्ट क्वेश्चन था हम्म उसमें ABC और बाकी ऑप्शंस थे, पर उसमें जो पैसेज दे रखा था उस हम्म पैसेज में ABCD चारों ऑप्शन थे, पर जब उस पर लगाया गया हम्म। तो वो गलत बता रहा है, वो कह रहा है सिर्फ A और B है, तो ऐसा क्यों? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं देख लूंगा। ऐसा तो नहीं है वो गलती से मैंने उसमें जो पोल क्रिएट किया जाता है ना, तो आंसर मार्क करते हैं उसमें एक एक करके। और मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुको, बताओ, अभी देख लेता हूँ क्या है। लास्ट नहीं, फर्स्ट पैसेज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, और एक क्वेश्चन और सर अभी मैंने ग्रुप में शेयर किया है। हम्म, ये इसको मतलब की एलिमेंट को लेकर के है इसके, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन के। तो सर एक बार सर जगह चेकआउट करते हैं उसको। 1 मिनट रुको। ये 95 fraternity mean a sense of common brotherhood of all Indians, all India being one people, and BCD. Fraternity is difficult to achieve, okay. Unity and solidarity in social life. तो इसके पैसेज में क्या लिखा है? पैसेज एक्चुअली मुझे पढ़ा नहीं ना, तो मुझे पैसेज पढ़ना पड़ेगा पहले। All Indians A being and one B people, होता it है। is a principle that पैसेज के लास्ट में पढ़िए, बिल्कुल लास्ट में, it is a 4-5 difficult लाइन thing में to ही है। achieve. Fraternity means a sense of common brotherhood of the all Indians, all people are. ठीक है, इसमें तो 4 ऑप्शन आ रहे हैं। इट इज a principle that give the unity and it is a difficult thing to achieve. इसमें ओके, इसमें क्या मतलब ए बी सी लिखा है, डी नहीं लिखा है ना पहले वाले ऑप्शन में? सर इसका आंसर जो होना चाहिए वो ABCD चारों होना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उसमें ऑप्शन में ABC था, तो मैंने फिर ABC लगाया, तो वो गलत हो गया, तो मैंने कहा ABC, मैंने उसमें कमेंट भी छोड़ा हुआ है ऑलरेडी। ए बी, देखो ए बी तो नहीं होगा, बी सी डी ही होगा। उसमें चारों होंगे ऑप्शन हाँ एक्चुअली। जी उसमें वही। क्या होता है कि ये हर चीज को कॉपी करके पेस्ट करना होता है, तो मुझे हो सकता है कि इधर उधर हो गया हो कुछ। मैं चेक कर लूंगा एक बार दोबारा, ठीक है ना, फिर उसको अपडेट कर दूंगा या फिर हटा के दूसरा दोबारा डाल दूंगा एक क्वेश्चन। ओके हाँ सर। और चारों सर एक ऑप्शन। सर सबसे लास्ट। हाँ चारों ऑप्शन होंगे उसमें। सर अभी सर रिसेंट में मैंने अभी अभी शेयर किया है फाउंडेशन कोर्स वाले ग्रुप में फाउंडेशन कोर्स कि कौन जो सा? है, हाँ जो क्वेश्चन इसमें है नहीं, आपने सॉल्यूशन दिया बस। सर क्वेश्चन सर था कि जो की एलिमेंट है वॉलेंटरी इसके ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें से सर था कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, ओके सर। और सर एक है सर रेप्लिकेबिलिटी। आई गॉट इट। मतलब इसमें एक्चुअली साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने इंक्लूड नहीं किया है ना आंसर में, ये बोल रहे हैं आप? और नीचे एक्सप्लेन किया है साइंटिफिक मैनेजमेंट। हाँ सर साइंटिफिक मैनेजमेंट सर, इसको तो सर हम की एलिमेंट बोल रहे हैं। और हाँ सर हाँ। इवन से जो रेप्लिकेबिलिटी है इसको हम की एलिमेंट नहीं मानते हैं गुड गवर्नेंस का, हम्म वॉलेंटरी हम्म एजुकेशन वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन में। हम्म, लेकिन सर ये ऑप्शंस सर थोड़े ऊपर नीचे हैं, तो सर मैंने जो लगाया था सर उसमें मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था। ओके। तो सर मैं बस ये चीज़ जानना चाह रहा था कि मैं गलत था या फिर वो ऑप्शंस थोड़े से मिस्टेक से गलत चल गए। नहीं नहीं, इसमें देखो एक तो क्वेश्चन आपने पोस्ट नहीं किया है। इसमें देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट वो जनरली हम उसका हिस्सा मानते हैं, तो ऑप्शन देख करके आपको देखना होगा कि कौन सा। देखो उसमें आई थिंक 5 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन है क्वेश्चन में। हाँ हाँ सर 5 हाँ तो ऑप्शन सर 5 ऑप्शन में मैंने। आपको 4 ही लेना है, तो 4 जब लेना है तो एक जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो आई थिंक नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी वी कैन से लाइक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई बड़ी संस्था होती है, तो हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं मैनेजमेंट होता है साइंटिफिक बेस्ड होता है, तो हम उसको एक को हटा करके बाकी को ले सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ होगा। 5 ऑप्शन होंगे, 4 ही उसमें चूज करने होंगे। ओके सर। तो इसी वजह से मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि वो भी हिस्सा है उसका, तो मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट मेंशन कर दिया क्या होता है। लेकिन अच्छा आपके सर पास लेकिन पांच, सर पांचों ऑप्शन। हाँ रेप्लिकेबिलिटी, सर हाँ रेप्लिकेबिलिटी जो है, तो इसके हाँ। एक्सप्लेनेशन में सर आप सर ये डाल रहे हैं कि नॉट कंसीडर अ की एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, वो मैंने लिखा हुआ है उसमें, इज अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ an organization, it is not considered the key element of good governance। तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है ऊपर, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन के की एलिमेंट कौन कौन है वो फॉलोइंग वो पूछ हाँ रहे तो थे उसमें। ये जो रेप्लिकेबिलिटी है वो गुड गवर्नेंस का एलिमेंट नहीं है, वो संस्था का ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। हाँ तो सर ठीक है उस ना, हिसाब तो से तो हाँ तो गुड की गवर्नेंस के लिए एलिमेंट रेप्लिकेबिलिटी नहीं होगा, लेकिन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के जो की एलिमेंट्स हैं उसके अंदर तो आ जाएगा।
ओके, क्योंकि जैसे कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, एनजीओ है, तो रेप्लिकेबिलिटी अगर होगी तो बार बार एक उसको मॉडल को फॉलो करते हैं, वो उसी चीज़ को बार बार अप्लाई करेंगे, हर जगह अडॉप्ट करेंगे सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में। तो रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए प्रैक्टिस में। ओके, सो वो गुड गवर्नेंस के लिए हो सकता है ना हो, लेकिन वो इन जनरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें हिस्सा हिस्सा होगा वो। और आपको 4 ही ऑप्शन चूज करने थे, तो एक उसमें से जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको आप हटा सकते हैं, और यही आंसर उसमें भी आंसर की में भी है, तो उसके हिसाब से आप इसको साइड कर सकते हैं। ओके, ओके सर, मैं ख्याल रखूंगा इस चीज़ का। पांचों अगर ऑप्शन रहेंगे तो फिर आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट भी ले लेना है। ओके सर। ठीक है। हाँ, चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, क्या क्या उसमें, एक मिनट को मैं लिस्ट देख लेता हूँ। हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये ग्रुप डेवलपमेंट, राइट? ये जो मॉडल थे, सॉरी स्टेजेस जो थी, वो दिए गए थे किसके द्वारा? टुकमैन के द्वारा। आवाज आ रहा क्लियर सबको? बोलिए। यस सर। तो ये पहला वाला यस सर। डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। ओके, इनमें किसी को डाउट तो नहीं है किसी को? जो डिफेंस मैकेनिज्म जो लिस्ट थी पूरा, डिनाइल, रेशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब, बताइए। नो सर। नो सर, अभी तो नहीं। तीसरा क्वेश्चन इसमें डाला हुआ था, मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ओके, इसको हम लोग डिस्कस किए थे तो 1-2 दिन पहले ही। ये जो डनलप मॉडल है, लोप मॉडल, या उसको सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम थ्योरी बोलते हैं उसको, या सिस्टम अप्रोच बोलते हैं। इसको कब दिया गया था? 1958 में। ओके, तो बेसिकली इन्होंने ये बताया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, ओके, जो इनकी अप्रोच थी या जो सिस्टम मॉडल था, इसके माध्यम से इन्होंने एक्सप्लेन किया। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप सिस्टम, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। इसको इन्होंने 1958 में इसको जो है लॉन्च किया, या इनकी बुक पब्लिश हुई। तो इन्होंने इसमें बताया कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं, उसके लिए हम लोग ये जो सिस्टम अप्रोच है इनके द्वारा दी गई थी, उसको हम यूज कर सकते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस प्रकार से इंडस्ट्रियल रिलेशन वर्क करते हैं, कैसे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं वो गवर्न होते हैं। तो इन्होंने बताया कुछ वेब ऑफ रूल होते हैं, वेब ऑफ रूल, वेब ऑफ रूल्स होते हैं, उसके माध्यम से इंडस्ट्रियल रिलेशन आईआर गवर्न होता है। ओके, और वेब ऑफ रूल में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं वेरिएबल्स दिए, कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें किसी प्रकार का बदलाव होगा, ओके, तो जो है इनके वेब ऑफ रूल्स में बदलाव होता है, चेंज होता है, उसी हिसाब से इंडस्ट्रियल रिलेशन गवर्न होता है। तो ये काइंड ऑफ फार्मूला था जो कि मैंने आपको बताया था, आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए टी एम पी आई। ओके, तो उन्होंने बताया कि जो वेब ऑफ रूल है दैट इज द फंक्शन ऑफ ऑल दीज 5 वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं कि इनमें कुछ बदलाव हो सकता है, सो इसलिए फंक्शन लिखा है। फंक्शन मतलब ये सभी इनमें किसी प्रकार का बदलाव होगा, तो जो वेब ऑफ रूल है आईआर के, उनमें बदलाव होगा, उसी हिसाब से आईआर मतलब चेंज होगा, बदलेगा, या जो रिलेशन है, जो अप्रोच है, उसको हम समझ पाएंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन की। तो ये 5 चीजें थी। 5 को ए का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है एक्टर। कौन कौन से एक्टर अच्छा सर। इन्वॉल्व होते हैं आईआर में? कौन कौन से एक्टर इन्वॉल्व होते हैं? एक तो मैनेजमेंट खुद होता है, कोई इंडस्ट्री है तो उसका जो मैनेजमेंट होगा वो एक स्टेक होल्डर है, वो भी एक एक्टर है। गवर्नमेंट होगी, जैसे कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री किसी स्टेट के अंदर है तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो भी एक स्टेक होल्डर होता है, एक एक्टर होता है। ओके, जो वर्कर हैं जो यहाँ पर काम करते हैं वो भी एक स्टेक होल्डर है, एक्टर है। तो एक इम्पोर्टेंट इसमें जो वेरिएबल होगा वो हो गया एक्टर। दूसरा है टी। टी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। आप लोग भी लिखते जाइए चैट बॉक्स में, टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि जैसे कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर किस प्रकार का वर्क प्लेस है, किस प्रकार का कंडीशन कैसी है, ओके, क्या क्या फैसिलिटी है, किस प्रकार का वर्क है, किस प्रकार की मशीनरी वहाँ पर अवेलेबल है इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर। तो वो टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है जो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है आईआर को। ओके, तीसरा है एम। एम का मतलब क्या हुआ? मार्केट। किस प्रकार का मार्केट है, जो इंडस्ट्री है जो, वो किस प्रकार के मार्केट में है। ओके, मोनोपोली है मार्केट में, और मतलब जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, इस पर किस प्रकार का प्रोडक्ट है, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है।
ओके, वो सभी चीजें फैक्टर्स जो एम के अंदर आ जाएंगे, मार्केट के अंदर आ जाएगी। पी का मतलब क्या हुआ? पावर। पावर मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी सेक्टर है, उसमें एक ट्रेड जो वर्कर होंगे उनका ट्रेड यूनियन होगा, उनके पास भी पावर होता है, मैनेजमेंट के पास भी पावर होता है, गवर्नमेंट होगी जो, उसके पास भी पावर होता है। तो वो सभी चीजें जो है पावर में आ जाएंगी। पावर कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आई है मतलब तीनों के बीच में अगर सामंजस्य सही है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है उनकी, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से आई आर वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। आई का मतलब होता है एडलॉजी। ओके। आइडियोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों जो यहाँ पर एक्टर्स हैं, चारों जितने भी एक्टर हैं, उनके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई मान लीजिए कोई भी संस्था है जो कि रिसर्च पे काम कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर जो वर्कर है मान लीजिए या कोई साइंटिस्ट है, वो जो जॉब कर रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है उस काम में या उस काम के लिए वो जो है अच्छे से कर पाते हैं। और जो कंपनी है वो बेसिकली रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करती है। गवर्नमेंट भी उसको बोल सकते हैं कि रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करती है या उनको किसी प्रकार से फैसिलिटेट करती है, किसी प्रकार की हेल्प करती है, मदद करती है। तो कहीं ना कहीं तीनों की आइडियोलॉजी एक जैसी है। ओके, तभी सही तरीके से वो कंपनी वर्क कर पाएगी और रिसर्च कर पाएगी, इनोवेशन कर पाएगी। अगर तीनों की आइडियोलॉजी एक जैसी होगी, वर्कर की मतलब जो साइंटिस्ट है, और जो कंपनी है, और जो गवर्नमेंट है। ओके, गवर्नमेंट अगर प्रमोट करेगी रिसर्च को, तो कहीं ना कहीं संस्थाएं जो हैं जो कि रिसर्च करती हैं, इनोवेशन करती हैं, वो भी आगे बढ़ पाएंगी और लोग भी उसी प्रकार के ज्वाइन करेंगे उसमें। तो तीनों की आइडियोलॉजी एक जैसी है कि सभी के सभी स्टेक होल्डर जो कि उनके लिए एक बाइंडिंग फोर्स होता है, उसको हम आइडियोलॉजी बोलते हैं। ओके, सेम गोल पर काम करना। तो ये पांचों के पांचों जो ये वेरिएबल्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं या इनमें किसी प्रकार का बदलाव होगा, तो आईआर में भी उसी प्रकार का चेंजेस आता है। ओके, तो जो वेव ऑफ रूल हैं जो कि गवर्न होते हैं इन सभी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो पांचों के पांचों हैं, मतलब इनमें किसी प्रकार का चेंज होगा तो आईआर में भी बदलाव होगा। ये अप्रोच इनके द्वारा दी गई कि किस प्रकार से इंडस्ट्रियल रिलेशन डेवलप होते हैं या बनते हैं, या इसको कैसे हम देख सकते हैं, कैसे गवर्न होते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर है सर। तो अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में इसी प्रकार के आएगा। हो सकता है कि मतलब फॉर्मूला तो नहीं आता है, लेकिन वो पूछ सकते हैं स्टेक होल्डर के बारे में, कौन कौन से होते हैं। ओके, किसके द्वारा दिए, इसका नाम हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि कौन सी थ्योरी है। तो आपको याद रखना है ये डनलॉप की थ्योरी है। इसको सिस्टम थ्योरी बोलते हैं, सिस्टम अप्रोच बोलते हैं। इसको 1958 में लाया गया था। ओके, या इसको मॉडल बोलते हैं, मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ओके, नाम कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च डिजाइन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कौन सी है रिसर्च डिजाइन। ओके, पहला था डिस्क्रिप्टिव। देखो, जो उसके अलावा और भी क्वेश्चन थे ना इसके बारे में, रिपोर्ट के बारे में, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्लास में, इसके बाद एक और क्लास होगा। ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। दूसरा है एक्सप्लेनेटरी। म्यूट कर लीजिए। डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ये आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए, तो हम लोग कई बार डिस्कस किए क्लास में। क्रॉस सेक्शनल। केस स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूड। ओके, अभी इनको एक एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को। देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या हुआ? एनीवन कैन एक्सप्लेन आल्सो, बताइए। सर पूरा जैसे हम किसी चीज पर रिसर्च करते हैं तो उसका पूरा डाटा हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम्म विवरण पूरे मतलब जैसे हम कोई भी डाटा लेते हैं, जैसे रिपोर्ट बनाते हैं, तो हम्म। कहाँ क्या रिपोर्ट का टाइटल क्या है, उसका डिटेल्स क्या है, उस किसके पर्पज क्या है, उसको सारा डिटेल लिखते हैं। ओके, तो मतलब हम हाँ पूरा सर, उस चीज को एज इट इज एक्सप्लेन करते हैं। यस सर, जैसे सोशल सर्वे हो गया, जनगणना हो गया, उस दौरान हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना, वो एज इट इज एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो बेसिकली सर्वे कंडक्ट करना या किसी, जैसे मान लीजिए
पूरे किसी फिनोमेना के बारे में उसको पूरा का पूरा किसी डिस्क्राइब फिनोमेना करना। को एज इट इज उतार देना सर, हाँ ये हाँ, क्वालिटेटिव उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना, ऑब्जर्व करना सर्वे के माध्यम से या क्वांटिटेटिव। किसी भी रिकॉर्ड के माध्यम से, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। जैसे मान लीजिए अगर आप एग्जामिन करना चाहते हैं किसी सिटी में, किसी एरिया में, वहाँ के लोगों की मेंटल हेल्थ को, तो उसके रिगार्डिंग आप एग्जामिन करेंगे, पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, सर्वे कंडक्ट करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, जहाँ पर आपका फोकस होता है कैसे उस पर्टिकुलर फिनोमेना को या प्रॉब्लम को या जो भी है उसको हम डिस्क्राइब कर पाएं डिटेल में, एक्यूरेटली। उसके लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, थ्रू दी सर्वे, थ्रू दी वेरियस मेथड। ओके, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। क्लियर है? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ, दूसरा है एक्सप्लेनेटरी। जैसे कि इसके नाम में लिखा है एक्सप्लेनेटरी, समथिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। सो व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन? तो इसमें किसी भी फिनोमेना का जो कॉज रह रहा है, क्या इफेक्ट है, उसको यस, एक्सप्लेन करते हैं simply। बिल्कुल। कोई भी फिनोमेना उसके है, कोई बाद पर्टिकुलर में फिनोमेना ले देते हैं, उसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं, कॉज देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेनेटरी, सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द कॉज, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसी प्रकार के फिनोमेना के लिए। ओके, जैसे कोई भी एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखें कि किसी एरिया में, किसी विलेज एरिया में यूथ का ड्रॉप आउट रेट जो है, उसको अगर आपको स्टडी करना है, समझना है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉप आउट रेट इन दी रूरल एरिया। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यूज करेंगे, जहाँ पर आप बेसिकली कॉज देखना चाहते हैं, फैक्टर्स देखना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फिनोमेना क्यों ऐसा घटित हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो उसके लिए आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यूज करेंगे। इसके माध्यम से आप बहुत सारे डेटा कलेक्ट करेंगे, फैक्टर्स देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस पर्टिकुलर रीजन में या इस पर्टिकुलर स्टेट में यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट हाई ज़्यादा क्यों है। तो उसके लिए आप कॉज फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो दैट्स कॉल्ड इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन। क्लियर है? यस सर। यस। सभी को क्लियर है? क्योंकि ये सभी चीज़ें हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे अभी। तो एक डाउट है। हाँ बताइए। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, सर्वे मेथड क्वालिटेटिव होता है कि क्वांटिटेटिव होता है? सर ये कहीं पे मैंने इसको क्वांटिटेटिव पढ़ा था। देखो, सर्वे डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, उसमें सर्वे किस प्रकार का होता है, वो दोनों हो सकता है ना। जनरली हम क्वांटिटेटिव में उसको लेते हैं सर्वे, लेकिन वो आपका क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा वो फिक्स नहीं है कि आप सर्वे आप कहीं भी देखते हैं। आप देखो बहुत सारी हम टेक्निक यूज करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो कहीं पर केवल एक ही यूज करना होता है, कहीं पर हम मल्टीपल यूज करते हैं, है ना। तो डिपेंड ऑन द रिसर्च एंड किस प्रकार के क्वेश्चन है, किस प्रकार की रिसर्च है, उस पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। तो सर्वे मेथड भी यूज कर लेते हैं, हम ऑब्जर्वेशन भी यूज कर लेते हैं, हम क्वेश्चनर भी यूज करते हैं, हम रिकॉर्ड्स भी यूज करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स होती हैं डेटा कलेक्ट करने की। ओके, हम शेड्यूल यूज कर सकते हैं। जी सो ये डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्टडी है या रिसर्च हम कर रहे हैं। कभी कभी हमको दोनों डेटा कलेक्ट करना होता है ना। जैसे आप मिक्स मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको क्वालिटेटिव भी चाहिए, क्वांटिटेटिव भी चाहिए। तो एक ही पर्सन से आप दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इससे आपका क्वालिटेटिव डेटा भी आ जाता है और क्वांटिटेटिव डेटा भी आ जाता है। तो ये पढ़ने के लिए हम लोगों को ये रहता है जी अलग अलग करके, लेकिन हम जब स्टडी करते हैं रियल में, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूज करते हैं। जैसे हम लोग सैम्पलिंग पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो स्टडी में हम दोनों यूज कर लेते हैं। अगर उसको सही तरीके से प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे, जब स्टडी करने जाएंगे तो हम दोनों यूज कर रहे होते हैं वहाँ पर। जी ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डायग्नोस्टिक रिसर्च। सो व्हाट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च? बताइए कोई। सर रूट कॉज प्रॉब्लम को जानने के लिए। ओके, सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, द कॉज और द रूट नीड। कॉज प्रॉब्लम मतलब रूट बेसिक कॉज। प्रॉब्लम क्या है। निदानात्मक। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हम किसी इशू को या किसी रूट कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, कोई विलेज है या कोई संस्था है। ओके, तो किस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, उसका क्या रूट कॉज है, उसको आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश करते हैं थ्रू दी डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। ओके, जैसे मान लीजिए हमको असेसमेंट करना है किसी कम्युनिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, कोई डिजीज है, कोई मान लीजिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। ओके, तो मेंटल सर्विस है, तो उसको लेकर के हम उसके रूट कॉज फाइंड आउट कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं थ्रू दी डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। ओके, कि बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट या जो गैप है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक गांव है किसी एरिया में, वहाँ पर कोई हेल्थ फैसिलिटी दी जाती है, हेल्थ सर्विस दी जाती है। ओके, वल्नरेबल पॉपुलेशन के को,
तो हम वहाँ पर असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या रूट कॉज है, लोगों तक वो फैसिलिटी नहीं पहुँच पा रही है। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च के माध्यम से जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब उसका रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना, ओके, इस एक पर्टिकुलर फिनोमेना के अंदर अंडरस्टैंड करना, उस इशू को डायग्नोसिस करना, ओके, और उसके बारे में डिटेल में जानना, इंटरवीन करना, वो आपका डायग्नोस्टिक रिसर्च कहलाता है। सो दैट इज प्रॉब्लम रिलेटेड। क्लियर? डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। यस Yes, सर। sir. ओके, किसी भी हम जब भी एग्जाम्पल लेते हैं तो सोशल वर्क का एग्जाम्पल लेके, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ओके, तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या वहाँ पर कोई सर्विस दी जाती है, तो सर्विस को लेकर के किस प्रकार की प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ओके, और किस प्रकार का इंटरवेंशन करना चाहिए, किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ को लेकर के हम लोग डायग्नोस्टिक रिसर्च यूज करेंगे ताकि उसको हम सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि ये निदानात्मक होता है, मतलब इंटरवेंशन की जरूरत होती है, वहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। सो हम लोग इसको डायग्नोस्टिक रिसर्च मेथड का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसको बताइए कोई। तो कॉज एंड इफेक्ट जानने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ओके, सो वी एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यस सर। Okay, any example? I think we have discussed many times this experimental research design. तो सपोज दैट किसी थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। सर ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कोई पेशेंट है हम्म, जो कि मानसिक विकृत है, तो वो या फिर कोई अगर शराब पीने का वो आदी है यस, या फिर वो एडिक्टेड है किसी चीज़ से, हम्म, तो वो किस वजह से वो एडिक्टेड है, अगर वो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में रह रहा है और वहीं पे रह के अगर वो कर रहा है, तो हम्म, वहाँ पे उसका क्या इफेक्ट है, और अगर उसको हम कहीं दूसरे जगह डिस्प्लेस करते हैं फिर वहाँ पे उसका क्या इफेक्ट है और वहाँ पे वो कैसा ये करता है। मतलब बेसिकली से इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम हम्म, मैनिपुलेट करते हैं ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर के इफेक्ट को जानने के लिए। ओके, जैसे मान इसमें लीजिए सब। कोई मेडिसिन है या कोई वैक्सीन है, उसको हम जो पेशेंट होते हैं उस पर हम टेस्ट करते हैं, ओके, और यस सर। लगातार चेंज करते हैं ताकि उसका हम इम्पैक्ट इफेक्ट देख पाएं। ओके, क्या उसमें चेंजेस आ रहा है, पॉजिटिवली चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो ड्रग या मेडिसिन का इम्पैक्ट ऑन दी पेशेंट, ओके, तो उसके लिए हम वेरियस काइंड ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन देते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे होते हैं बेसिकली। ओके,